हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग हिंदी का आप लेसन प्लान कैसे बनाएं। तो ये हमारा पहला लेसन प्लान है। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो इस लेसन प्लान को देखने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले पाठ योजना संख्या डालेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। ये हमारा पहला लेसन प्लान है। अब आता है आपका विद्यालय का नाम। तो यहाँ पे विद्यालय का नाम मैंने आपको बताया है कि जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी होगी उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। फिर आप 3 कॉलम बनाएंगे जिसमें आप दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि लिखेंगे। तो विषय हमारा आज का है हिंदी और प्रकरण है हमारा ईदगाह। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आइए देखते हैं। अब आता है हमारा समान उद्देश्य। तो इसमें देख लीजिए समान उद्देश्य में आपको क्या लिखना होता है। तो समान उद्देश्य जो होता है वो हमारा विषय के लिए होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं समान उद्देश्य हमारा विषय के लिए होता है और जो इसका आता है विशिष्ट उद्देश्य वो हमारे प्रकरण के लिए होता है। तो समान उद्देश्य में आप यानी आपका जो समान उद्देश्य क्या है उसको विषय के प्रति लिखना होता है। तो देखिए समान उद्देश्य में आप लिखेंगे पहला, छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों के हिंदी शब्द भंडार में वृद्धि करना। तीसरा, छात्रों में विराम चिन्हों तथा उचित आरोह अवरोह के साथ हिंदी पठन पाठन की योग्यता का विकास करना। चौथा हमारा जो है समान उद्देश्य देख लीजिए आप लोग, पाठगत आदर्शों की प्रेरणा से छात्रों का चारित्रिक विकास करना। पांचवा, छात्रों को रचनात्मकता की ओर उन्मुख करना। और छठा हमारा छात्रों को हिंदी के साहित्य का से परिचित कराना। ठीक है। तो समान उद्देश्य में यह होता है कि जो सब्जेक्ट है आपका, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके प्रति आपके उद्देश्य क्या होंगे ये इसमें लिखा जाता है। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है विशिष्ट उद्देश्य आपका प्रकरण के लिए होता है। तो आप लिखेंगे पहले, आप हेडिंग डालेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य। पहला आपका होगा विशिष्ट उद्देश्य के तहत 3 बिंदु देखने को मिलते हैं आपको मुख्यतः। एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी इसमें ज्ञान की बात की जाएगी, छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान होगा इसमें वह लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए पहला होगा, इस कहानी के माध्यम से बच्चे हामिद के प्रति दादी के वात्सल्य को और दादी के प्रति हामिद के प्रगाढ़ प्रेम की जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा हो गया हमारा बोधात्मक, यानी इसमें समझने की बात कीजिए कि छात्र क्या समझेंगे। तो देखिए इस कहानी के माध्यम से बच्चे के अंदर इस प्रकार का भाव उत्पन्न होगा कि वे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे तथा उन्हें सच्चे दिल से प्रेम करेंगे। अब जो तीसरा हेडिंग होगा हमारा क्रियात्मक उद्देश्य का, तो उसमें देखिए जो छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र ईदगाह कहानी से मिली शिक्षा का जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब जो आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में लिखेंगे आप लोग चौक, डस्टर, यानी जो आप कक्षा में प्रकरण पढ़ाने के लिए जाते हैं, जो अभी आपका प्रकरण है उसके लिए आप जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं छात्रों को समझाने के लिए वो आपका क्या होता है, सहायक सामग्री में लिखा जाता है। जैसे चार्ट, चित्र हो गया उससे संबंधित, चौक, डस्टर, रंगीन चौक, पुस्तक, यह सारी चीज़ें क्या है आपकी सहायक सामग्री है। इसमें आप लपेट श्यामपट्ट भी लिख सकते हैं। अब देखिए शिक्षण विधि, इसके बाद आप लिखेंगे शिक्षण विधि। तो शिक्षण विधि यानी आपका क्या क्या शिक्षण विधियां हैं। तो देखिए इसमें होगा आपका व्याख्या विधि, वाचन विधि और प्रश्नोत्तर विधि। अब जो हेडिंग होगा हमारा पूर्व ज्ञान, यहाँ पे देखिए जो पूर्व ज्ञान का हेडिंग होगा आपका नेक्स्ट। तो बच्चे अपने देश के प्रमुख त्योहारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यानी पूर्व ज्ञान में आपको क्या लिखना है कि जो आपका प्रकरण है उसके विषय में छात्र पहले से जानकारी रखते हैं थोड़ा बहुत, वही आपको पूर्व ज्ञान में लिखना होता है। अब जो आपका है नेक्स्ट हेडिंग वो है प्रस्तावना प्रश्न का। तो देखिए प्रस्तावना प्रश्न में आपको क्या लिखना होता है, प्रस्तावना प्रश्न से ही लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो आपको प्रस्तावना प्रश्न इस प्रकार बनाने हैं कि आपका जो प्रकरण है वह छात्रों से आप प्रकरण को निकलवा सकें। ठीक है। तो प्रस्तावना प्रश्न को बनाते समय आप इन बातों का ध्यान रखेंगे कि जो आपके प्रश्न हैं वो सरल होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, छात्रों के पूर्व ज्ञान और वर्तमान ज्ञान पर आधारित होने चाहिए, प्रकरण से ही संबंधित होने चाहिए, इधर उधर को प्रश्नों को इसमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है। इसके लिए 3 कॉलम बनाएंगे आप लोग। तो प्रस्तावना प्रश्न,
दूसरा छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया। पहला प्रश्न होगा हमारा, हम किस देश में रहते हैं? तो छात्रों का उत्तर है भारत। दूसरा, भारत में किस किस धर्म के लोग रहते हैं? तो छात्रों का उत्तर है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। ठीक है। तीसरा प्रश्न हमारा, मुस्लिम के त्योहारों के नाम बताइए। तो देखिए ईद, बकरीद, मुहर्रम आदि। चौथा प्रश्न हमारा, ईद की नमाज जहाँ पढ़ी जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? तो ये छात्रों के लिए क्या है? ये छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप अपने जो आप आगे प्रकरण पढ़ाएंगे उसमें देंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट हेडिंग, उद्देश्य कथन का। तो देखिए उद्देश्य कथन क्यों करते हैं? उद्देश्य कथन इसलिए करते हैं ताकि जो छात्र हैं उनको प्रकरण के प्रति पढ़ने की रुचि जागृत हो, यानी वो उत्सुक हो पढ़ने के लिए। और एक बात का और भी ध्यान रखना आपको, जब आप पढ़ा रहे होंगे कक्षा में तब आप में स्फूर्ति होनी चाहिए, जिससे आपको देखकर जो छात्र भी हैं वो भी उत्साहित होंगे पढ़ने के लिए, उनमें भी स्फूर्ति का विकास होगा। अब नेक्स्ट जो हेडिंग हमारी वो है प्रस्तुतिकरण की। तो प्रस्तुतिकरण में देखिए आप लोग क्या लिखेंगे, जो आप प्रकरण पढ़ाने जाते हैं तो वही प्रस्तुतिकरण में लिखा जाता है। तो इसमें देखिए सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को 2 अनुविधियों में विभक्त करके अध्ययन अध्यापन कार्य किया जाएगा। अब हमारा हेडिंग होगा प्रथमानुविधि। आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रथमानुविधि और लिखेंगे क्या, रमजान के पूरे आलोचनाएं करते हैं, डैश 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 बीच में आप दे लेंगे आप लोग। फिर आप देखिए 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। फिर जो आप स्पष्टीकरण में क्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए उचित आरोह अवरोह के साथ प्रस्तुत गद्यांश का वाचन करेंगे। और आप देखिए श्यामपट्ट का छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से आप शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे अनुकरण वाचन और लिखेंगे क्या, छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से शुद्ध उच्चारणाभ्यास, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग तथा आरोह अवरोह। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र प्रस्तुत गद्यांश का वाचन करेगा। अब देखिए छात्राध्यापिका क्रिया में के साथ अनुकरण वाचन का आदेश देगी। अब यहाँ पे देखिए उच्चारण अभ्यास करवाया गया है, उच्चारण का अभ्यास। तो आपका शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा उच्चारण अभ्यास और लिखेंगे क्या आप लोग, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएंगी। उदाहरण के लिए लालिमा, गृहस्थी, रौनक आदि। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप लोग लालिमा, गृहस्थी, रौनक आदि। ठीक है। फिर से आपका शिक्षण बिंदु में हेडिंग होगा काठिन्य निवारण। तो काठिन्य निवारण में आप लोग लिखेंगे छात्राध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कराएंगे। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे सभी छात्र आदेशानुसार कठिन शब्दों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे शब्द और अर्थ। रोजा, उपवास, विध्वंस, विनाश, प्रदीप्त का, प्रकाशित, कवायद का, युद्ध का अभ्यास। अब देखिए आता है इसके बाद जब आपका प्रकरण जो है पूरा हो जाता है, जब आप एक प्रकरण को पढ़ा लेते हैं तब उसके बाद आप बोध प्रश्न पूछते हैं। तो बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है? बोध प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि जो छात्र हैं उनको कितना ज्ञान हुआ, उन्होंने कितना उनके समझ में आया है, इस चीज़ को जानने के लिए हम बोध प्रश्न पूछते हैं। तो बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं और बोध प्रश्नों में आप जो पढ़ाए रहेंगे, जो आपने व्याख्या किया है, स्पष्टीकरण दिया है, उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछने होते हैं। अलग से आप प्रश्नों को नहीं पूछ सकते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा, रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद कौन सा त्यौहार आता है? तो कौन सा आता है? ईद। दूसरा, लोग कहाँ जाने की तैयारी कर रहे थे? तो ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। तीसरा प्रश्न हमारा, हामिद कौन है? तो 4-5 वर्ष का लड़का है। चौथा प्रश्न हमारा, दादी। तो देखिए यहाँ पे दादी अमीना दुखी क्यों थी? तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ मौन नहीं लिखना है आपको, यहाँ आप लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद आप इसकी व्याख्या करेंगे स्पष्टीकरण में, यानी छात्राध्यापिका क्रिया में। व्याख्या, ईद के दिन घर में एक भी अनाज का दाना नहीं था। आज दादी माँ का बेटा अबिद
जीवित होता तो ऐसी स्थिति ना होती, इसलिए दादी माँ निराशा में डूबी जा रही थी। छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अब देखिए आपका आता है मूल्यांकन प्रश्न, यानी जब आपका प्रकरण जो है कंप्लीट हो जाता है, आप पढ़ा लेते हैं, तो आप मूल्यांकन के प्रश्न पूछते हैं। यानी मूल्यांकन प्रश्न में आप जो है पूरे प्रकरण को मिलाकर इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें आप उस प्रश्नों को नहीं रखेंगे जो आपने बोध प्रश्न में पूछे हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न हमारा, हामिद को मेले के लिए कितने पैसे मिले? तो 3 पैसे मिले। दूसरा प्रश्न, हामिद के मित्रों ने क्या क्या चीज़ें खरीदी? सिपाही, भिश्ती आदि। तीसरा प्रश्न हमारा, हामिद ने अपने 3 पैसों से क्या खरीदा? तो क्या खरीदा? चिमटा खरीदा। अब देखिए निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में आपका जो नेक्स्ट हेडिंग है निरीक्षण कार्य, उसमें आपको लिखना है छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगी। अब आता है हमारा द्वितीय अनुवृत्ति। तो द्वितीय अनुवृत्ति आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मोहसिन ने हंसकर ... रहस्य क्या समझता। फिर आप 4 कॉलम बनाएंगे जिसमें आपका पहले की तरह होगा पहले की धातु शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट सारांश। फिर आप शिक्षण बिंदु में आपका हेडिंग होगा आदर्श वाचन। तो देखिए आदर्श वाचन में आपको क्या लिखना है, आदर्श वाचन जो आपने ऊपर किया है वही इसमें फिर से करना है। तो आदर्श वाचन में आपका हो जाएगा पूर्वत, ठीक है। अनुकरण वाचन वो भी आपका हो जाएगा पूर्वत, लिखने की आवश्यकता नहीं है आपका। छात्र क्रिया में भी आप पूर्वत लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो उच्चारण अभ्यास करवाया जाएगा उसको आपको लिखना है। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग उच्चारण अभ्यास और लिखेंगे क्या, छात्राध्यापिका कठिन शब्दों का उच्चारण अभ्यास कराएगी। उदाहरण में देखिए सद्भाव, मर्यादा, प्रबल आदि। छात्र क्रिया में छात्र उच्चारण अभ्यास करेंगे। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारा काठिन्य निवारण, यानी हेडिंग डालिएगा आप लोग काठिन्य निवारण और लिखिए क्या, छात्राध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट कराएंगे। छात्र क्रिया में सभी छात्र आदेशानुसार कठिन शब्दों का अर्थ अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट कार्य में आपको लिखना है शब्द अर्थ। सबील का होगा प्याऊ, मशक चमड़े का थैला, प्रगल्भ का वाकपटु और कुमुक का होगा सहायता और बावर्ची खाना का होगा रसोई। ये आप श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे। जब आप स्पष्टीकरण दे लेंगे तो फिर से आप बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो बोधात्मक प्रश्न का जो पहला प्रश्न है, महमूद ने हामिद से क्या कहा? तो यह चिमटा भी कोई खिलौना है, यह हामिद से कहा था महमूद ने। दूसरा प्रश्न हमारा, हामिद ने अपने चिमटे की बड़ाई कैसे की? तो छात्र यहाँ पे क्या है, मौन है, उनको नहीं पता है या उनके लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है जिसका स्पष्टीकरण आप आगे देंगे। तो देखिए व्याख्या लिखेंगे आप लोग। व्याख्या में लिखेंगे आप लोग, हामिद ने कहा कि यह चिमटा खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, चाहूँ तो इससे मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के खिलौने की जान निकल जाएगी। छात्र क्रिया में आप लोग लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। जो तीसरा प्रश्न हमारा, घर पहुँचने पर सबके खिलौने का क्या हुआ? तो टूट गए। चौथा प्रश्न, हामिद के मित्रों ने हामिद का उपहास क्यों किया? खिलौने की जगह चिमटा खरीदने के कारण। अब देखिए यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न के स्थान पर आप यहाँ पुनरावृत्ति प्रश्न लिख सकते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न, तो देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न में आपका पहला प्रश्न होगा, हामिद ने चिमटा किसके लिए खरीदा? तो दादी के लिए। दूसरा, हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? तो हामिद ने चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता था। तीसरा प्रश्न हमारा, ईद के दिन मौसम कैसा था? तो सुहावना तथा मनोहर था। अब आता है हमारा निरीक्षण कार्य। तो निरीक्षण कार्य में देखिए आपको क्या लिखना है। तो देखिए निरीक्षण कार्य में आप लोग लिखेंगे छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर छात्रों की कॉपियों का निरीक्षण करेंगी। अब जो नेक्स्ट हेडिंग हमारा वो गृह कार्य का है। तो गृह कार्य में आप लोग लिखेंगे सभी छात्र ईदगाह कहानी को घर से पढ़कर आएंगे। अब जो लास्ट हेडिंग हमारी समीक्षा की है, तो आपको बता दीजिए समीक्षा आप हेडिंग डाल के छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा आपके लेसन प्लान की टिप्पणी की जाएगी। तो आपका लेसन प्लान कैसा है, इसमें शिक्षण बिंदु का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किन कौशलों का प्रयोग हुआ है, शिक्षण यानी शिक्षण प्रभावी है या नहीं, अनुशासन ठीक है या नहीं, यह सारी चीज़ें टिप्पणी में लिखी जाती हैं यानी समीक्षा में की जाती हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ किया गया है, पाठ योजना में उद्देश्यों को विधिवत लिखें। दूसरा, सहायक सामग्री का प्रयोग करें। तीसरा हमारा, पुनरावृत्ति प्रश्नों को स्थान दें। वहाँ मूल्यांकन प्रश्न के स्थान पे आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स के लेसन प्लान देखने हैं तो उसका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे है, जिसमें आपको 30 वीडियो प्रोवाइड करवाए गए हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।